हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 30 मार्च 2022 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 30 मार्च 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इसमें पहला क्वेश्चन है, who has been honored with the BBC Indian Sportswoman of the Year 2021 award। तो आपने याद रखना है, ये है BBC मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो किसको मिला। इसमें बहुत सी कैटेगरीज हैं, आपको दो तीन जरूर बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड BBC की तरफ से किस इंडियन प्लेयर को दिया गया। और ये नाम है हमारे पास मीराबाई चन्नू। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो इंडियन वेटलिफ्टर और पद्मश्री अवार्डी हैं सायाकॉम मीराबाई चन्नू, जो कि पहली इंडियन वेटलिफ्टर हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। और ये तीसरा एडिशन है इस BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का। ये दो तीन चीजें आपने जरूर याद रखनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, BBC की तरफ से इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मीराबाई चन्नू को दिया गया। लेकिन ये पहली ऐसी इंडियन वेटलिफ्टर हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक्स के अंदर, और सेकंड ऐसी इंडियन वेटलिफ्टर हैं कर्नम मल्लेश्वरी के बाद जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कर्नम मल्लेश्वरी हैं वो ऐसी पहली इंडियन महिला हैं जिनको 2000 में ओलंपिक्स के अंदर जो है वो मेडल मिला था, लेकिन वो सिल्वर मेडल नहीं था। ऐसी सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वेटलिफ्टर जो है वो मीराबाई चन्नू थी। और इसमें याद रखना है कि कर्नम मल्लेश्वरी का नाम हम दोबारा से ले रहे हैं, क्योंकि उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हीं BBC अवार्ड्स के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और BBC इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला है? बहुत ही फेमस क्रिकेटर शेफाली वर्मा को, जो कि आप कह सकते हो कि यंगेस्ट फीमेल क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर वुमेन T20 के अंदर जो है वो इंटरनेशनल मैच को खेला था 2019 के अंदर, और वो यंगेस्ट क्रिकेटर बनी थी वुमेन क्रिकेट के अंदर। तो याद रखना है, ये नाम क्या है हमारे पास? शेफाली वर्मा। और लास्ट ईयर ये जो बेस्ट अवार्ड मिला था इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का, ये मिला था पद्मश्री कोनेरू हम्पी को, जो कि दूसरा एडिशन था उस टाइम पे। तो इस बार हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि ये कौन सा एडिशन है, तीसरा एडिशन है। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे मीराबाई चन्नू की, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, या आजकल इसका नाम चेंज कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कह देते हैं। तो 2018 में ये अवार्ड जो है वो मीराबाई चन्नू जी को मिला था, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था 2018 के अंदर। तो तीन कैटेगरीज हैं, एक है आपके पास स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड, और एक आपके पास है लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड, वो कर्नम मल्लेश्वरी को, और एक है इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा को, और ये तीसरा एडिशन है BBC अवार्ड्स का। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु इज रैंक्ड एज द मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी 2021 अकॉर्डिंग टू डफ एंड फेल्प्स रिपोर्ट। तो सिंपल क्वेश्चन याद रखें, मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी मतलब जिसकी नेटवर्थ जो है एज ए सेलिब्रिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो 5वें साल लगातार उस बंदे ने टॉप किया है, और वो बंदा है वन एंड ओनली विराट कोहली। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो विराट कोहली जो है वो मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी के तौर पे आए हैं 5वीं बार लगातार 2021 की इस रैंकिंग के अंदर, जो कि डफ एंड फेल्प्स रिपोर्ट के अंदर दी गई हैं। और उनकी जो नेटवर्थ यहाँ पे आंकी गई है वो आंकी गई है $185.7 मिलियन। जबकि अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करोगे 2020 में, तो $237.7 मिलियन थी। कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन फिर भी वो पहले स्थान पे बरकरार हैं। तो विराट कोहली रिमेन्स इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी विद ब्रांड वैल्यू ऑफ $186 मिलियन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट का 7th एडिशन है, जो कि डिजिटल एक्सेलेशन 2.0 नाम से रिलीज किया गया। डफ और फेल्प्स कंपनी, या आप कह सकते हो आजकल इस कंपनी को क्रॉल के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखें कि इस रिपोर्ट का जो नाम है वो है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और विराट कोहली जो है वो बहुत ही ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, डिजिट इंश्योरेंस के, आप कह सकते हो हाई प्राइस के, लक्स के, आप कह सकते हो वीवो के, या और भी बहुत से ब्रांड्स इनके पास हैं जिनके कारण इनकी वैल्यूएशन जो है वो बड़ी है। और अभी भी ये 30 ऐसे ब्रांड हैं पूरी अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर जिसको ये प्रमोट कर रहे हैं। तो पहला स्थान विराट कोहली का है। दूसरा दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही फेमस एक्टर रणवीर सिंह, बहुत ही वर्सटाइल एक्टर। ये दूसरे स्थान पे, इनकी ब्रांड वैल्यू जो है वो $158.3 मिलियन के तौर पे आंकी गई है।
और तीसरा स्थान है अक्षय कुमार का, $139.6 मिलियन के तौर पे इनको आंका गया है। लेकिन अगर आप चौथे स्थान को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये जाएगा आलिया भट्ट के पास। मतलब अगर आप वुमेन की बात करेंगे तो आलिया भट्ट जो है वो सबसे ऊपर हैं, इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो $68.1 मिलियन जो है वो आंकी गई है, और मोस्ट वैल्यूड फीमेल सेलिब्रिटी के तौर पे आंका गया है। और आप ये भी कह सकते हो वो यंगेस्ट सेलिब्रिटी हैं जो टॉप 10 के अंदर आंकी गई है, और मोस्ट वैल्यूड ब्रांड जो है वो फीमेल बॉलीवुड एक्ट्रेस के अंदर आलिया भट्ट के पास है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी याद रखनी है। एक एंटरटेनमेंट न्यूज़ तो है ही है, और मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट न्यूज़ के साथ साथ आप इसको अपने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख सकते हो। तो पहला विराट कोहली, दूसरा रणवीर सिंह, और तीसरा जो है वो अक्षय कुमार के पास ये जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड नोन एज दी रहाइनो बॉन्ड। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट को एक अच्छा करने के लिए, या आप कह सकते हो रहाइनो को बचाने के लिए। लेकिन इसमें खास तौर से याद रखना है ये हर तरह की रहाइनो की प्रजाति के लिए नहीं है, ये सिर्फ ब्लैक रहाइनो की प्रजाति के लिए है जो अफ्रीका में पाई जाती है 2 एरियाज के अंदर। तो उसको बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जो है वो इशू किए गए हैं, और ये किसके द्वारा किए गए हैं? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आपको ऑप्शन के अंदर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी आ सकता है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को किस नाम से जाना जाता है? रहाइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट की मदद से जो है वो रहाइनो को बचाने का काम किया जाएगा। तो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशूड बाय वर्ल्ड बैंक टू सेव अफ्रीकास ब्लैक रहाइनो। ये पूछा जा सकता है कि कौन से रहाइनो की यहाँ पे बात हो रही है। तो 5 साल का ये प्रोग्राम है। $150 मिलियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड जो है ये इशू किया जाएगा। तो इस बॉन्ड से पैसे इकट्ठे किए जाएंगे। $150 मिलियन इकट्ठा करने का इसमें जो है वो रखा गया है। 2027 में ये बॉन्ड जो है वो मैच्योर होगा। मतलब अगर आप आज कुछ पैसों का ये बॉन्ड खरीद लेते हो तो 2027 में आप उस बॉन्ड को वापस करके अपने पैसे कुछ इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाएंगे। इसमें जो है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है वो आप कह सकते हो कि इसमें पूरा का पूरा देख रहा करेगी, पूरा का पूरा देखेगी कि किस तरह से काम जो है वो हो रहा है। तो इसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा ब्लैक रहाइनो को, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम किया जाएगा। कौन से एरिया में? साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका के 2 ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिसमें ब्लैक रहाइनो पाए जाते हैं। एक तो है आपके पास आदो एलिफेंट नेशनल पार्क, जो कि आप कह सकते हो साउथ अफ्रीका में है। एक है ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व, ये भी साउथ अफ्रीका में। तो इसमें दोनों में ब्लैक रहाइनो की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में ये पैसा खर्च किया जाएगा। तो इस कंजर्वेशन बॉन्ड के थ्रू जो इन्वेस्टर्स हैं वो फाइनेंस कर सकते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं जिसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो ख़त्म होने की कगार पे स्पीशीज़ हैं, या आप कह सकते हो विलुप्त होने वाली स्पीशीज़ जो हैं, उसको हम बचा के रख सकते हैं, उनको कंजर्व करके रख सकते हैं। तो एक पहला इस तरह का बॉन्ड जो है वो इशू किया गया है फाइनेंशियल तौर पे। और इसमें अगर इन्वेस्ट करोगे तो इसका मतलब आप साथ में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, और साथ में इसमें आपको रिटर्न भी जो है वो ज़रूर मिलेगी। लेकिन इस प्रोग्राम की अगर बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है, या बहुत ही अच्छे तरीके से इसका कोई इम्पैक्ट निकल के आता है, तो आगे जाके ये अलग तरह के बॉन्ड इशू किए जा सकते हैं। अभी तो सिर्फ ब्लैक राइनो के लिए है, लेकिन आगे जाके लायंस के लिए, आप कह सकते हो टाइगर्स के लिए, गोरिल्लास के लिए भी इशू किए जा सकते हैं। लेकिन ये वर्ल्ड बैंक ने इशू किए हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसमें क्वेश्चन है, इंडिया सिक्योर डैश पोजीशन इन द 13th फैजा इंटरनेशनल पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप। और ये पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? सबसे पहले नाम याद रखना है, ये है हमारे पास 13th फैजा इंटरनेशनल पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप। और ये दोस्तों जो चैंपियनशिप है ये वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2022 के नाम से भी जानी जाती है। कहाँ पे हुई है? दुबई के अंदर हुई है। 21 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच में हुई है। और इंडिया का रैंक कौन सा है दोस्तों? 8th पोजीशन है। और ये कहाँ पे हुई है? दुबई में। तो अब ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो इंडिया के जो लॉन्ग जंपर हैं सोमेश्वर राव, उन्होंने गोल्ड मेडल इसमें जीता है। इसमें राम सिंह भाई गोविंद हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हाई जंप के अंदर। तो इसमें अलग अलग तरह के गोल्ड मेडल जो हैं वो जीते गए हैं, लेकिन आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंडिया का स्थान 8th है इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हो, यह है फैजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। और इसमें बहुत से पैरा एथलीट्स हैं, कोई नाम मत याद रखो। 8वीं पोजीशन है और 14 मेडल इंडिया ने जीते हैं। 14 मेडल में 5 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है, जिसमें एक नाम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो, प्रणव प्रशांत देसाई। इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है वो 2022 की पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स के अंदर जीता, जो दुबई के अंदर हुई। स्प्रिंटर हैं।
और साथ ही साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता, वो 200 मीटर के फाइनल के अंदर जीता और 100 मीटर फाइनल में भी जीता, मतलब 2 गोल्ड जीत लिए, 200 मीटर के अंदर भी, 100 मीटर के अंदर भी। इसी तरह से एक जैवलिन थ्रोअर हैं मोहित, उन्होंने जो है वो इम्प्रेसिव थ्रो किया, जैवलिन को बहुत ही अच्छे से फेंका और 54.71 मीटर फेंकने के बाद उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो 3 हो गए। एक सोमेश्वर राव हो गए, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता लॉन्ग जंप के अंदर। एक हमारे पास राम सिंह बाई हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हाई जंप के अंदर। तो 5 गोल्ड मेडल जो है इंडिया ने जीत लिए, लेकिन नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। और इंडिया की पोजीशन कौन से दोस्तों, 8th है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कोलंबिया है, याद रख सकते हो कौन सी कंट्री, कोलंबिया। इसने 25 मेडल जो हैं वो जीते हैं, जिसमें से 12 गोल्ड है, 12 गोल्ड हैं। और दूसरी पोजीशन जो है वो अल्जीरिया के पास है, 16 मेडल इसने जीते, जिसमें 11 गोल्ड है। लेकिन इसमें पहला स्थान और इंडिया का स्थान जो है वो याद रखें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एशिया का लार्जेस्ट इवेंट जो सिविल एविएशन के ऊपर हुआ, जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2022, वो कहाँ पे हुआ? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन याद रखना है, उसकी तरफ से इसका आयोजन किया गया। साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ में हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन तीनों ने मिलके इस सिविल एविएशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया, जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2022। और ये पूरे एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट जो है वो माना जाता है। और ये कहाँ पे हुआ दोस्तों? हैदराबाद के अंदर हुआ, तेलंगाना के अंदर हुआ। तो डी जो है वो इसका आंसर होगा। तो आपको एग्जैक्ट जगह पूछी जा सकती है। विंग्स इंडिया 2022 24 से लेकर 27 मार्च को हुआ। ये कहाँ पे हुआ? ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थीम क्या था इसका, इंडिया @ 75 न्यू हॉरिजॉन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। ये इसका थीम था, याद रखना है। इंडिया @ 75 इसलिए क्योंकि 75th एनिवर्सरी हम इंडिया के इंडिपेंडेंस की मना रहे हैं और ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर हुआ। और तेलंगाना जो है वो होस्ट स्टेट, आपको स्टेट के तौर पे पूछा जा सकता है। और ये एक ऐसा फोरम है, मतलब एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें जो भी सिविल एविएशन से जुड़े हुए बायर्स हैं, सेलर्स हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें, या और किसी भी तरह से इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो सारे एक जगह पे मिल सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट जो है वो माना जाता है। और साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आपस में टाई अप किया है, ताकि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर दोनों मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। मतलब आप कह सकते हो कि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को एक एडवांस सरफेस मूवमेंट गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम के साथ अपग्रेड किया जाएगा, ताकि हम ग्राउंड सर्वेलेंस जो है वो बहुत ही अच्छा कर सकें सिविल एविएशन का, या इंडियन सिविल एयर स्पेस को हम बहुत ही अच्छे से जो है वो मैनेज कर सके। चाहे फ्लाइट जो है वो जा रही हैं, चाहे आ रही हैं, उसको हम ग्राउंड से बहुत अच्छे से जो है वो मैनेज कर सकें। लेकिन इसमें साथ ही साथ जो है वो कुछ एयरपोर्ट्स को अवार्ड भी दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें बेंगलुरु एयरपोर्ट को अवार्ड दिया गया बेस्ट एयरपोर्ट का, और एविएशन इनोवेशन का इसको अवार्ड दिया गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट का मतलब मैं कौन से एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कैंपेगौड़ा की, क्योंकि आपको एग्जामिनर बेंगलुरु नहीं कहेगा, वो कैंपेगौड़ा ही कहेगा। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 2 अवार्ड जो है वो जीत चुका है, जिसमें एक स्मार्ट इनोवेशंस के लिए उनको मिला है, या फिर नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए उनको मिला है, एक बेस्ट एयरपोर्ट और एक एविएशन इनोवेशन के लिए। मुंबई एयरपोर्ट को जो है वो एविएशन सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट अवार्ड मिला है। इसके पीछे कारण है क्योंकि इन्होंने ग्रीन प्रैक्टिसेस को स्टार्ट किया। लाइक ये ऐसा पहला एयरपोर्ट है जिसने अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो एशिया के अंदर पेश की थी। और ये ऐसा पहला एशिया पैसिफिक के अंदर जो है वो पूरा का पूरा एयरपोर्ट बना जिसने ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव को इम्प्रूव किया, जिसमें उन्होंने अपने पूरे एयरपोर्ट की रिपोर्ट जो है वो पेश की, जिसमें उन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया। ऐसे एक कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको कोविड चैंपियन अवार्ड मिला, क्योंकि कोविड के टाइम पीरियड पे किस तरह से इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था मिशन सेफ गार्डिंग, और पेंडेमिक के दौरान लोग अच्छे से या सेफ तरीके से ट्रैवल कर सके, वो इन्होंने इंश्योर किया। तो इसलिए कोची या कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये खिताब मिला। तो यहाँ पे तीनों के तीनों अवार्ड जो है वो बहुत फेमस है, इसलिए तीनों के तीनों एयरपोर्ट के नाम जो है वो आप जरूर याद रखोगे। और यहाँ पे बात कर रहे थे हम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ के यूनियन मिनिस्टर हैं, और राज्यसभा के मेंबर हैं वो मध्य प्रदेश से, क्योंकि कांग्रेस छोड़ के वो आए बीजेपी के अंदर, फिर उनको राज्यसभा में सीट दी गई मध्य प्रदेश से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है जिसकी स्पीड पेटा स्केल में है, और जगदीप धनखड़ जी ने उसका उद्घाटन किया। देखो आंसर क्वेश्चन के अंदर छिपा हुआ है। जगदीप धनखड़ जो है वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो आंसर तो क्लियर है, IIT खड़गपुर होगा। और उस पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर का नाम है परम शक्ति। तो आंसर यहाँ से क्लियर है, क्या होगा? डी होगा। तो याद रखना है, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर की शुरुआत जो है वो जगदीप धनखड़ जी ने इसका उद्घाटन करके की है। IIT खड़गपुर कैंपस के अंदर इसको लगाया गया और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर इसको इंस्टॉल किया गया।
तो पेटा स्केल कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि वो कंप्यूटिंग सिस्टम जिसकी स्पीड कैलकुलेट करने की 10⁻15 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड हो, जिसको एक पेटाफ्लॉप के तौर पे जाना जाता है। और इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, इसकी स्पीड 1.66 पेटाफ्लॉप है, मतलब एक पेटाफ्लॉप से भी ज़्यादा है। और सिस्टम के अंदर इंटेल जियोन का Z6148 एनवीडिया ग्राफिक्स के थ्रू इसको पावर किया गया है और इसकी पीक परफॉर्मेंस में इसको 1.6 पेटाफ्लॉप्स पे चलाया जा सकता है। और सिस्टम जो है वो IIT खड़गपुर कैंपस में इसको लगाया गया है और CDEC की तरफ से इसमें मदद की गई है, खास करके ओपन सोर्स या कमर्शियल बेसिस पे कोई भी एप्लीकेशन को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो CDEC जो है वो सहायता प्रदान करेगा। और इस तरह के सुपर कंप्यूटर जो हैं वो काम आते हैं रिसर्चर्स के, खास करके कोई लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर हम इन सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परम शक्ति नाम है, IIT खड़गपुर कैंपस के अंदर इसको इंस्टॉल किया गया है और इसका उद्घाटन किसने किया? गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल जगदीप धनखड़ जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन एयरफोर्स कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी, कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि एक इनिशिएटिव स्टार्ट करें जिसका नाम है फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया है ताकि कहीं पे भी आप हो वहाँ पे भी आपको जो है वो पेट्रोल या डीजल की सहायता जो है वो मिल जाएगी। आपको जो है वो पूरा का पूरा किसी लाइक आप कह सकते हैं कंटोनमेंट एरिया में जाके जो है वो फ्यूल भरवाने की ज़रूरत नहीं है। और ये टाई अप हुआ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो इंडियन एयरफोर्स का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ टाई अप किया है ताकि एक फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव जो है वो लॉन्च किया जा सके, ताकि फ्यूल सप्लाई को जो है वो अच्छा किया जा सके इंडियन एयरफोर्स के अंदर। ये है दोस्तों वो कार्ड जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इससे क्या होगा? इस इनिशिएटिव से इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को बहुत ही इंप्रूव करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि पहले क्या होता था कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो अलग अलग एजेंसी से जो है वो फ्यूल लेता था, फिर उसको इंडियन एयरफोर्स की इस्टेब्लिशमेंट से, जैसे कंटोनमेंट एरियाज हैं वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था। फिर जो है वो इंडियन एयरफोर्स के जो व्हीकल्स होते थे तो वो उन कंटोनमेंट्स में या इस्टेब्लिशमेंट में जाके वो फ्यूल को डलवा सकते थे। लेकिन अब इस इनिशिएटिव से क्या होगा कि इंडियन एयरफोर्स के जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो उनको अब वहाँ पे अपने एरिया में रुकने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे भी वो जहाँ पे भी फ्यूल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के, वहाँ पे रिफ्यूल करवा सकते हैं। बस ये कार्ड आपने दिखाना है, उसके थ्रू आपका रिफिल जो है वो कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लाइक मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें रिकवरी आप कह सकते हो कि स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। टाइम जो है वो आपको किसी जगह पे पहुंचने का वो कम लगेगा, आपको किसी बीच में रुकना नहीं पड़ेगा। और किसी ऑपरेशन के टाइम पीरियड पे तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो ज़रूर याद रखें। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं हमारे पास विवेक राम चौधरी, जनरली लोग VR चौधरी के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने अनाउंसमेंट की है कि वो एक लिमिटेड एडिशन निकाल रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स ब्रांडेड डेबिट कार्ड का? मतलब उसमें जो लोगो बना होगा वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का बना होगा। वहीं येलो कलर की टी शर्ट्स पहने 3 या 4 प्लेयर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे जो बहुत ही फेमस प्लेयर्स हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। और ये अनाउंसमेंट किया है इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक, रविंद्र जडेजा का चेहरा देख सकते हो, महेंद्र सिंह धोनी देख सकते हो। इन्होंने इक्विtas बैंक इस चेन्नई सुपर किंग्स डेबिट कार्ड को लॉन्च किया। ये एक डिजिटल एडिशन होगा, उसको ऑफलाइन तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें बैंक का लोगो होगा, साथ में CSK टीम की फोटो होगी IPL 2021, और साथ ही साथ जो है वो बैंक बिहाइंड एवरी चैंपियन इस लोगो के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। और इक्विtas ऑलरेडी जो है वो CSK के साथ साथ और भी IPL टीम्स के साथ जो है वो टाई अप कर चुका है और ये चौथी बार हुआ है कि ये टाई अप हुआ है 2022 के अंदर। और बैंक अपने एडवर्टाइज कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू सेविंग अकाउंट, ताकि 7% इंटरेस्ट जो है वो आपको मिल सके जो भी आपके डिपॉजिट्स बैंक के ऊपर पड़े हुए हैं। तो कोई नया एप्लीकेंट अगर वो CSK डेबिट कार्ड को लेना चाहता है तो अपना अकाउंट जो है वो कहीं पे भी खोल सकता है, ऑनलाइन भी आप इस अकाउंट को खोल सकते हो। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इक्विtas स्मॉल फाइनेंस के जो MD और CEO हैं वो हैं वासुदेवन नरसिम्हा। याद रखना है, वासुदेवन नरसिम्हा। और इसको स्थापित किया गया था 2016 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा बैंक है जिसने पार्टनरशिप की है ईज माई ट्रिप के साथ ताकि एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लॉन्च कर सके? इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब है वो PVC कार्ड होगा। PVC कार्ड का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल का कार्ड होगा,
जिसके कारण इन्वायरमेंट को प्लास्टिक से जो है वो छूट मिल जाएगी और साथ ही साथ इन्वायरमेंट जो है वो इसमें साफ भी होगा। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला ये बैंक है डीबीएस बैंक, और साथ में कौन सा है, ईज माई ट्रिप। जब दोनों मिलके करेंगे तो इसका मतलब ईज माई ट्रिप के थ्रू उनकी वेबसाइट में अगर आप कुछ भी खरीदोगे, कोई भी टूर या पैकेज, कोई फ्लाइट्स बुक करवाओगे या कुछ भी करोगे, तो उसमें आपको अलग अलग तरह की डील्स मिलेंगी, रिवॉर्ड्स जो है वो उसमें मिलेंगे। तो आप देख सकते हो ईज माई ट्रिप के साथ डीबीएस बैंक का मिलके जो है वो ये ग्रीन कार्ड लॉन्च किया गया है। 99% जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल जो है वो इसमें यूज किया गया, जो कि रिसाइकलेबल है। तो ये जो है वो कस्टमर्स को रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करेगा, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस आगे बढ़ाने के लिए करेगा, साथ में कार्बन एमिशन को भी क्या करेगा, कम करेगा। अगला आते हैं, लेकिन आप डीबीएस बैंक के बारे में जरूर याद रखें। डीबीएस बैंक के जो एमडी और सीईओ है उनका नाम याद कर लें, उनका नाम है सुरोजित सोम, सुरोजित सोम, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिसेंटली भीम बहादुर गुरुंग जी का देहांत हो गया, ये कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं? तो आपने याद रखना है कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ये दोस्तों तीसरे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। कौन सी स्टेट के? सिक्किम के। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। और आप कह सकते हो कि इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत जो है वो सिक्किम राज्य कांग्रेस पार्टी से की थी, राज्य कांग्रेस पार्टी से 1947 में। फिर इसी पार्टी का इनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था 1958 में। फिर ये विधानसभा में सेलेक्ट हुए और पहली विधानसभा जो सिक्किम की थी उसके स्पीकर बन के सामने आए। 1977 से लेके 79 तक फर्स्ट सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रहे हैं। फिर 2014 और 15 के बीच में ये पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहे हैं सीएम के, जो सिक्किम में थे। तो फॉर्मर सिक्किम सीएम बीबी गुरुंग, या पूरा नाम याद रख सकते हो भीम बहादुर गुरुंग, तो उनका देहांत हो गया 92 की एज में। तो ये टीचर थे बाय प्रोफेशन, आप कह सकते हो स्टाफ रिपोर्टर रहे हैं, कलकत्ता बेस्ड न्यूज़पेपर अमृता बाजार पत्रिका बहुत फेमस। और आप कह सकते हो ही ऑल्सो एडिटेड द फर्स्ट न्यूज़ बेस्ड नेपाली जर्नल ऑफ सिक्किम कॉल्ड कंचनजंगा, तो उसमें भी एज ए एडिटर रहे हैं। और ये थर्ड चीफ मिनिस्टर रहे हैं सिक्किम के 11 मई से लेकर 24 मई तक, और शॉर्टेस्ट टर्म जो है वो इन्हीं के नाम से दर्ज है। तो याद रखना है, सिर्फ 13 या 14 दिन के लिए ये चीफ मिनिस्टर जो है वो सिक्किम के रहे थे। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया कि वो इतने नए एयरपोर्ट्स को इस्टेब्लिश करेगा और कौन से ईयर तक इस्टेब्लिश करेगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लगभग 220 एयरपोर्ट जो है वो स्थापित करेगी, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों हैं, और ये 2025 तक स्थापित किए जाएंगे और इंडियन इकोनॉमी को और एविएशन इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया जाएगा। और इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैं वो और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत कुछ एविएशन इंडस्ट्री को झेलना पड़ा है। तो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया कि 220 नए एयरपोर्ट 2025 तक जो है वो बना दिए जाएंगे। तो एक तरह से सिविल एविएशन सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। और लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए जो है वो कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया करेंगे, तो वो भी टेक्नोलॉजी अलग अलग जगह पे इस्टेब्लिश की जाएगी। इवन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने कह दिया कि 1 लाख करोड़ रुपए आने वाले 2-3 साल में हम एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे। लेकिन आजकल 2 एयरपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा जोरदार से ट्रेंड चल रहा है, एक तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का, एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स का। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दोस्तों याद रखने हैं, कोई अंडर डेवलप्ड लोकेशन है उसको एयरपोर्ट में बदलना, उसको कहते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब है उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी, उसको सिर्फ हमने मॉडर्न तरीके से बनाना है, नए एयरपोर्ट में रीमॉडल करना है उसको, उसको कहते हैं ब्राउन एयरफील्ड। तो एक ग्रीन हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया, ब्राउन एयरफील्ड। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नीति आयोग और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030। 2030 इसलिए क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कब तक करना है, 2030 तक। और इस बुक को रिलीज किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के। और इस बुक का पूरा नाम है पाथवे फॉर एनहेंसिंग फार्मर्स इनकम, नेशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड एंड फार्म सिस्टम। किस तरह से हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को आगे बढ़ा सकते हैं, फार्मर्स की इनकम को बढ़ा सकते हैं। और पूरा का पूरा इवेंट जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग की तरफ से किया गया। और क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो फार्मर्स फेस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर, एग्रीकल्चर कम्युनिटी क्या फेस कर रही है उसके अंदर बताया, और किस तरह से उसको सुधारा जा सकता है उसके बारे में बताया हुआ है। और क्या क्या उन्होंने काम किए हैं, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, नीति आयोग या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खास करके लोगों के लिए 2019 से लेकर अब तक, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई हैं। और किस तरह से किसान आगे बढ़ सकते हैं वो भी इस बुकलेट के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट, मेघालय के रूट ब्रिजेस जो हैं वो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट है उसमें मेघालय के रूट ब्रिजेस शामिल कर लिए हैं। मतलब जो ये पेड़ है
उसकी जो रूट्स निकलती हैं उससे ब्रिज जो है वो बनाया जाता है। ये बहुत ही एक आप कह सकते हो बिल्कुल टेंटेटिव लिस्ट के अंदर जो है वो हेरिटेज के अंदर आना चाहिए था। तो यूनेस्को ने मेघालय का लिविंग रूट ब्रिजेस, जिसको हम जिंग केंग जरी भी कहते हैं, इसको टेंटेटिव लिस्ट के अंदर डाल लिया है। और आप कह सकते हो इस तरह के 100 से ज़्यादा ऐसे रूट ब्रिजेस जो हैं वो मेघालय के अंदर बने हुए हैं, जो 70 अलग अलग गाँव में आपको देखने को मिलेंगे। और जो गांव के लोग हैं, खास करके खासी और जयंतिया ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो लोग रहते हैं, वो इन ब्रिजेस को मेंटेन करते हैं। पिछले 600 साल से वो इसको बना रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं। और इसको कैसे बनाया जाता है, आप कह सकते हो कि विलेजर जो हैं एक तरह के पुल की तरह इसको यूज़ करते हैं। मतलब पानी की जो बॉडीज है, लाइक ऐसे कोई रिवर जा रही है उसके ऊपर इसको बनाया जाता है। और ख़ास करके जो इंडियन रबर ट्री है उसको आप कह सकते हो उसमें से जड़ें निकाल के जो है वो इसको बनाया जाता है। और धीरे धीरे करके इसको जैसे जैसे ये इसकी जो रूट्स हैं वो अगर लंबी हो जाती हैं तो फिर उसको दूसरी साइड पे बांधा जाता है। तो उसके बाद जो है इसको बनाया जाता है। और आप कह सकते हो कि इसमें पूरी की पूरी जो इसकी रूट्स हैं वो बनने में 10 से 15 साल लगते हैं। तो मतलब आप कह सकते हो बहुत ही लंबे पीरियड के बाद एक पुल जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये सॉइल इरोजन से भी बचाते हैं, लैंडस्लाइड से भी बचाते हैं और सॉइल को अच्छा भी करते हैं। तो साथ में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो आप कह सकते हो ये भी साथ में देखा गया है। और इलास्टिसिटी ब्रिज की हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण जो है स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग हो जाता है और 50 लोग जो है वो एक साथ इसमें जो है वो खड़े हो सकते हैं। और ये रूट जो हैं वो सिर्फ ब्रिज बनाने के लिए तो यूज़ होते ही होते हैं, लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, तो एटमॉस्फेयर को भी अच्छा बनाए रखते हैं। और आप कह सकते हो ये उन पेड़ों के जो रूट्स होते हैं ये 100 साल पुराने जो लाइक हो जाते हैं, तब जाके ये रूट्स जो है वो इतनी इस्टेब्लिश हो पाती हैं, तब जाके ये इतना विथस्टैंड कर पाते हैं। तो इसके नीचे आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यस अब दिख रहा है आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे केवल लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय को ही ये टाइटल नहीं दिया गया, टेंटेटिव लिस्ट के अंदर नहीं डाला गया है। आप कह सकते हो जियोग्लिफ्स ऑफ कोंकण जो महाराष्ट्र में स्थित हैं, श्री वीरभद्र टेम्पल और मोनोलिथिक बुल जो कि लेपाक्षी टेम्पल में आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, तो ये भी टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल किए गए। तो याद रखना है, एक तो जियोग्लिफ्स वो होते हैं जो हाथ से रचना की जाती है किस चीज़ की, उसको जियोग्लिफ्स कहा जाता है, कोंकण एरिया के महाराष्ट्र के। एक श्री वीरभद्रा टेम्पल और मोनोलिथिक बुल जो कि लेपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश में मिलेगा, इनको भी टेंटेटिव लिस्ट में याद रखना है आपने। तो 4 चीज़ें जो हैं वो टोटली आपने याद रखनी है जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। लेकिन आपने एक बात इसमें और याद रखनी है कि यूनेस्को जो है उसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस के अंदर है और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अज़ौले। और यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसमें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ, ताकि 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स का निर्माण किया जा सके इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो सिंपली याद रखना है ये काम किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। मतलब ये जो 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं, ये जो किश्तियां हैं जो बहुत ही तेज़ चलेंगी और साथ में सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेंगी कोस्टल एरिया में, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो बना के देगा। और टोटल पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 473 करोड़ रुपीज़ है। मतलब आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए में ये बना के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो देगा। लेकिन ये हमारी जो कोस्टल सिक्योरिटी है, जो आप कह सकते हो 7616.6 किलोमीटर की जो हमारी पानी के साथ बाउंड्री लगती है, उसको बचाने में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसकी सहायता करेगा। और आपने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर याद रखने हैं, वो हैं भारत भूषण नागपाल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है टेलीकॉम सेक्रेटरी ने टीईसी रिपोर्ट जो है वो जारी की है। और आप कह सकते हो ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है के राजारमन, उन्होंने इसको जारी किया है। तो इसमें बताया गया कि किस तरह से 5G सर्विसेज को हमने आगे बढ़ाना है, 5G सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना है, हमने स्मार्ट सिटीज़ को आगे बढ़ाना है, तो उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल लायबिलिटी जो उसके ऊपर बर्डन है वो बढ़ गया है, 120.41 लाख करोड़ रुपीस जो है वो हमारे ऊपर कर्जा है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट दी गई है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से दी जाती है। तो उन्होंने बताया कि पिछले क्वार्टर में, अगर मैं क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करूं, तो इसमें 125.71 लाख करोड़ रुपीस था, लेकिन अब ये कर्जा बढ़ के 128.41 लाख करोड़ हो गए। तो बहुत ही बड़ा बर्डन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर है।
आईसीआईसी और एचडीएफसी ने 15% स्टेक खरीद लिया है आईडीआरसीएल के अंदर। मतलब मैं बात कर रहा हूँ इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी, जो कि डेट जो बैंक्स के ऊपर है या जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो आईडीआरसीएल जो है वो खत्म करने में हेल्प करेगा। तो आईसीआईसी और एचडीएफसी ने मिलकर 15% स्टेक जो है वो खरीदा है। रिसेंटली आईसीआईसी बैंक ने 5% स्टेक जो है वो एनएआरसीएल में भी खरीदा था। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने सीआरपीएफ का 83rd रेजिंग डे जो है परेड में शामिल हुए, जम्मू में वो शामिल हुए। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई होम मिनिस्टर जो है वो इस तरह की परेड में शामिल हो, सीआरपीएफ की रेजिंग डे सेलिब्रेशन में शामिल हुआ हो। और साथ ही साथ ये दिल्ली के बाहर हुई है, ऐसा भी पहली बार हुआ, क्योंकि दिल्ली में अमित शाह जी शामिल होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर पहली बार हुई है, तो पहली बार ही जो है वो होम मिनिस्टर उसमें शामिल हुए हैं। और सीआरपीएफ याद रखना है लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स है, जिसमें 246 बटालियंस हैं और 3.25 मतलब 3.25 लाख जो है वो सोल्जर्स हैं। और सीआरपीएफ के बारे में आपने एक खास तौर से याद रखना है कि सीआरपीएफ का जो रेजिंग डे है दोस्तों वो 83rd नंबर का है, ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। इंडिया प्लान्स टू स्टार्ट बिल्डिंग 10 न्यूक्लियर प्लांट इन फ्लीट मोड। तो इंडिया जो है वो 10 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो अगले 3 साल में बनाने जा रहा है। और इसकी अप्रूवल आप कह सकते हो कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स की, जो कि 700 मेगावाट के होंगे, इसकी शुरुआत जो है वो 2017 में कर दी गई थी और इसके ऊपर टोटल 1.05 लाख करोड़ रुपये जो है वो खर्चा आएगा। वर्ल्ड पियानो डे जो है वो 29 मार्च को मनाया गया। आप कह सकते हो कि हर साल 29 मार्च को नहीं मनाया जाता, ये 88th डे को मनाया जाता है साल का जो 88th डे होगा वो जनरली या तो 29 को आता है या फिर 28 मार्च को आएगा, वो डिपेंड्स ऑन द लीप ईयर और या नहीं है। तो ये 88 इसलिए क्योंकि पियानो में जो कीज़ हैं वो 88 होती हैं, तो उसके बेसिस पे इसको बनाया जाता है। तो ये उसके पियानो के इंस्ट्रूमेंट ने किस तरह से अपने आप को बांध के रखा हुआ है, सब लोग किस तरह से यूनिटी से अगर परफॉर्म करते हैं तो किस तरह से उसकी साउंड आती है, तो उसके बारे में ये बताता है, लोगों को यूनाइट रहने के बारे में खास करके निर्देश देता है। और 2022 में ये 29 मार्च को मनाया गया। और पियानो डे जो है वो एक जर्मन पियानिस्ट थे, कंपोजर भी कह सकते हो, जिनका नाम था निल्स फ्राहम। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो फर्स्ट एवर जो पहली बार ये दिन जो है वो 2015 में मनाया गया था। फर्स्ट एवर वर्ल्ड पियानो डे जो सेलिब्रेट किया गया था वो 29 मार्च 2015 को किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 29 मार्च 2021 का क्वेश्चन बहुत सिंपल था। बैंक डिपॉजिट्स जिसको निकालने के लिए आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट जब निकालोगे तो बैंक के पास वो आप फिक्स डिपॉजिट लेके जाओगे। रेकरिंग डिपॉजिट भी पेपर के ऊपर साइन होता है, तो वो भी आपको बैंक के पास लेके जाना पड़ेगा, मतलब एक तरह से उनको नोटिस मिल गया कि आप पैसे निकालने आए हो। लेकिन डिमांड डिपॉजिट के लिए आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसे निकालने हैं, करंट अकाउंट में, तो कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, यार एटीएम में जाओ पैसे निकालो। तो डिमांड डिपॉजिट हमारे पास है, तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो बात है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत सिंपल है, कौन से ईयर में बैंकिंग कमीशन की स्थापना की गई थी? या आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, सिर्फ आंसर बता दें कि कौन से ईयर में बैंकिंग कमीशन की स्थापना की गई है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ले और बेल बटन को प्रेस कर ले, ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके नहीं जिएंगे, हमेशा खुश रहेंगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।